नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में समझाई जाती है। हर एक चीज़ को आपको टेक्निकली सारी चीज़ों को आपको बताया जाता है कि एक्सपोर्ट के अंदर किस तरीके की टर्म्स होती है, किस तरीके की कंडीशंस पे हम काम कर सकते हैं, किस तरीके के बायर के साथ हमें काम करना चाहिए। तो ऐसी सारी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है आपका बिल ऑफ लेडिंग और शिपिंग बिल। कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहते हैं कि शिपिंग बिल जो है वो एक डॉक्यूमेंट जो है शिपिंग उसके आगे आ जाता है, तो वो मतलब शिपिंग लाइन से रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट होता है। तो और बिल ऑफ लेडिंग को लोग बाग समझ ही नहीं पाते कि बिल ऑफ लेडिंग होता क्या है। तो ये डॉक्यूमेंट में कंफ्यूजन कई लोगों के आते हैं, कई लोगों के क्वेश्चन से निकल के आते हैं कि शिपिंग बिल है क्या, ये बिल ऑफ लेडिंग है क्या। और बिल ऑफ लेडिंग में भी फिर काफ़ी सारे टाइप्स हैं। आपकी RFS बिल ऑफ लेडिंग होती है, SOV बिल ऑफ लेडिंग होती है। उसके बाद आपका सरेंडर BL होता है, आपका सीवे BL है, आपका एयरवे BL है, ठीक है। उसके बाद आपका एक्सप्रेस BL है। तो BL के ऐसे काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। हर अलग अलग कंडीशन के हिसाब से BL को मॉडिफाई मतलब अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का BL चाहिए, किस कंडीशन में आप हैं, आपका शिपमेंट किस कंडीशन में है, ठीक है ना। तो उस तरीके से BL बनता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शिपिंग बिल होता क्या है और बिल ऑफ लेडिंग होता क्या है, ठीक है। तो शिपिंग बिल से हम शुरुआत करते हैं कि जो शिपिंग बिल जो होता है वो आपका होता है कस्टम का डॉक्यूमेंट, ठीक है। कस्टम का डॉक्यूमेंट क्या होता है कि जब भी आप कोई भी कंसाइनमेंट आप करते हैं, आप किसी भी तरीके का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का एक्सपोर्ट करना है। अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का एक्सपोर्ट करने के लिए आपने सारे डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ कर लिया है, आपने GST ले लिया, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले लिया है। अब आपने एक ऑर्डर भी आपकी बाहर से आ गया, आपने एपिडा का सर्टिफिकेशन ले लिया है, ठीक है। तो होता क्या है, जब आपका प्रोडक्ट इंडिया के पोर्ट से जाएगा बाहर, तो उससे पहले इंडिया के पोर्ट के ऊपर ही उसका कस्टम क्लियरेंस होता है। कस्टम क्लियरेंस मतलब कि ये गुड्स हाँ इंडिया से बाहर जा सकते हैं, और इन्होंने जो इनवॉइस पैकिंग लिस्ट में जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो बिल्कुल करेक्ट दिया है, और ये कोई बैंड उस कमोडिटी के अंदर नहीं है जो इंडिया से बाहर नहीं भेजी जा सकती है, ठीक है। तो वो बैंड नहीं है, तो उन प्रोडक्ट्स के अंदर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे एक जो कस्टम जो एजेंट होते हैं वो आपको जो CHA से एक सर्टिफिकेट लेके देते हैं। सर्टिफिकेट हम उसको बोल रहे हैं, सर्टिफिकेट की जगह इसको एक डॉक्यूमेंट में बोलता हूँ, वो आपको डॉक्यूमेंट बना के दे देते हैं। जब आपका क्लियरेंस हो जाता है तो उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं शिपिंग बिल, ठीक है। तो शिपिंग बिल का प्रोसीजर क्या है उसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेना जरूरी है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपका ऑर्डर आ गया है, अब आप मान लीजिए आपकी फैक्ट्री से डिस्पैच करते हैं। आपकी फैक्ट्री डिस्पैच होने के बाद वो जाता है मटेरियल किसी भी इंडिया के पोर्ट के ऊपर। मान लीजिए JNPT से आपने एक्सपोर्ट किया है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का। अब JNPT पोर्ट के ऊपर आपका मटेरियल पहुंच गया है। अब क्या होता है, CHA तो एक होता है पर उसके काफी सारे एजेंट होते हैं, ठीक है। तो CHA कस्टम हाउस एजेंट है, जो कस्टम अथॉरिटी से आपका क्लियरेंस वगैरह कराते हैं, उनको कस्टम हाउस एजेंट बोलते हैं। और उन कस्टम हाउस एजेंट के भी कई सारे एजेंट होते हैं, जो लोगों का जो फील्ड की वर्किंग है वो लोग करते हैं, और कस्टम हाउस एजेंट से उसकी क्लियरेंस करवाते हैं। और क्लियरेंस कराने के बाद आपको कम्प्लीटली वो एक सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो जब आपका मटेरियल पोर्ट के ऊपर पहुंच जाता है तो CHA के अंडर में काम करने वाले या खुद CHA जो कंपनीज रहती है वो आपके प्रोडक्ट के यहाँ पे आएंगे, कस्टम उसका क्लियरेंस करवाएंगे, कस्टम पर्सन को बुलाएंगे, वहाँ दिखवाएंगे कि भाई ये प्रोडक्ट्स है हमारा, ठीक है। ऑफिसर्स वगैरह उसको विजिट करेंगे, और उसको विजिट करने के बाद आपका एक डॉक्यूमेंट वो बना के देते हैं, जो आपको वही कस्टम अथॉरिटी आपको करा के देती है, जो एक ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर से बनता है, ठीक है। तो उसमें आपका सारा डिस्क्रिप्शन वगैरह डलता है। तो शिपिंग बिल के अंदर आपका डिस्क्रिप्शन रहता है, पूरा आपका एक्सपोर्टर का नाम होता है, इम्पोर्टर का नाम होता है। अगर आप कोई ड्रॉबैक ले रहे हैं तो वो ड्रॉबैक रहेगा, आइटम का डिटेल्स उसके अंदर रहेगा, आपका शिपिंग बिल का नंबर, शिपिंग बिल का डेट रहेगा, आपकी इनवॉइस की वैल्यू उसके अंदर रहेगी, उसका INR में आपका वैल्यू रहेगा, आपका GST IGST जो भी अमाउंट है वो उसके अंदर रहेगा, ठीक है। ड्रॉबैक वगैरह सारी डिटेल आपकी शिपिंग बिल में होती है। इसलिए कस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है शिपिंग बिल। आपने जो इनवॉइस में दिया है वो का वही शिपिंग बिल के अंदर आता है। तो इससे ये आपको परमिशन मिलती है कि अब आपके गुड्स या आपका जो भी प्रोडक्ट है वो इंडिया से आगे एक्सपोर्ट हो सकता है, और अब इस मटेरियल को शिपिंग लाइन को हैंड ओवर किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको शिपिंग बिल आया समझ में।
तो जब शिपिंग बिल आपका बन जाता है तो शिपिंग बिल के बिहाफ के पे आपको जब आपका मटेरियल कस्टम से निकल के फिर शिपिंग लाइन में जब लोड होने जाता है कि भाई अब वेसल पे लोड होगा और ये आगे कंट्री की ओर मूव करेगा, डेस्टिनेशन कंट्री की ओर। तो जब आपका शिपिंग लाइन का एक वेसल होता है, एक बहुत बड़ा जहाज होता है, उसको हम बोलते हैं वेसल। तो वेसल पे जब आपका मटेरियल लोड हो जाता है तो आपका एक डॉक्यूमेंट जब सेल हो जाएगा, लोड होने के बाद जब आपका सेल हो जाता है उसके 1 से 2 दिन के अंदर आपका एक डॉक्यूमेंट बनता है बिल ऑफ लेडिंग। तो मतलब आपका वो डॉक्यूमेंट क्या प्रूफ करता है कि आपका मटेरियल जो है इस तारीख को इस शिप के ऊपर, उसमें कंटेनर्स नंबर, शिपिंग लाइन का नाम और शिपिंग कौन सी लाइन से, कौन सी शिपिंग लाइन से आपने किया है वो नाम, कौन से वेसल पे वो जा रहा है वेसल का नाम, और आपका बीएल का नंबर भी उसमें होता है, एक्सपोर्टर नाम, इंपोर्टर का नाम, सारी चीजें उसमें डिटेल्स होती है। तो बिल ऑफ लेडिंग जब आप मटेरियल को लोड कर देते हैं शिपिंग लाइन के पास, आप मटेरियल सरेंडर कर देते हैं और फिर वो आगे उसको डिस्पैच करते हैं। जब वेसल डिपार्चर करता है उसके 1 से 2 दिन के बाद बिल ऑफ लेडिंग आपका बन के आता है। वो एक तरीके का प्रूफ होता है कि भाई आपका मटेरियल इंडिया के पोर्ट से अब जा चुका है। तो बिल ऑफ लेडिंग एक अलग डॉक्यूमेंट है और शिपिंग बिल कस्टम का एक अलग डॉक्यूमेंट है, दोनों को हमें मिक्सअप नहीं करना है, ठीक है। तो शिपिंग बिल के अंदर आपका ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह, कस्टम के सारी चीजें जो भी आपने इनवॉइस में दी सारी चीजें, और उसके साथ जीएसटी आईजीएसटी सब कुछ शिपिंग बिल में मेंशन होता है। और बिल ऑफ लेडिंग के अंदर आपको इससे जनरल चीजें होती है, क्योंकि शिपिंग बिल के अंदर पूरा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी होता है क्या क्या प्रोडक्ट गया, और बिल ऑफ लेडिंग के अंदर वो चीज नहीं होती। बिल ऑफ लेडिंग के अंदर कितने पैकेजेस गए और क्या कंटेनर जा रहा है, मतलब कितने कंटेनर जा रहे हैं। एक बिल ऑफ लेडिंग के अंदर 4, 5, 6, 8, 10 कंटेनर भी किए जा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें लिखा होता है कि 1x20 SD कंटेनर, और उसमें क्या प्रोडक्ट गया, जैसे आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल गया तो फिर वेजिटेबल या फ्रूट, बस इतना लिखा होता है, और इतने इतने बॉक्सेस गए, ठीक है। कोई पूरा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन या प्राइसिंग वगैरह बिल ऑफ लेडिंग के अंदर नहीं होती। उसमें आपका एक्सपोर्टर का नाम रहेगा, इंपोर्टर का नाम रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, सेलिंग के हिसाब से कुछ बिल ऑफ लेडिंग के टाइप्स भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं ऐसी कंट्रीज है जहां पे इंडिया से 1 से 2 दिन के अंदर शिपमेंट पहुंच जाता है। अब इंडिया के अंदर 1 से 2 दिन के अंदर शिपमेंट पहुंच रहा है तो फिर आपकी बिल ऑफ लेडिंग आएगी, फिर आप बाहर को भेजेंगे तो काफी डिले हो जाता है। तो उसके लिए एक टाइप की बीएल बनती है, उसको हम बोलते हैं RFS बीएल। मतलब जिस दिन आप एंट्री करवाएंगे आपके कार्गो की, तो वेसल तो 2 या 3 दिन बाद जाना रहता है, उससे पहले ही आपको वेसल के लिए आपके कार्गो की एंट्री करानी पड़ती है। वो कौन कराता है? आपका कस्टम हाउस है, जहाँ का जो CH जो एजेंट रहते हैं पोर्ट के ऊपर, वो करवाते हैं। तो उसी टाइम पे आपकी एक बीएल आपको शिपिंग लाइन बना के दे देती है, उसको बोलते हैं RFS बीएल, मतलब रिसीव्ड फॉर सेल बीएल। तो उस बीएल को भी आप बायर को भेज के, और सेम डे जैसे ही उस वेसल निकलेगा और उसके बाद जब वो पहुंच जाएगा 1-2 दिन में, तो इजीली उसको आसानी से जल्दी से कंसाइनमेंट को छुड़ा सकता है। तो उसको बोलते हैं RFS बीएल। एक होती है SOB बीएल, शिफ्ट ऑन बोर्ड बीएल। मतलब आपका जब मटेरियल शिफ्ट हो गया है, मतलब ऑन बोर्ड हो गया है, वेसल के ऊपर लोड हो गया और वेसल डिपार्चर कर गया, उसके बाद जो बीएल बनती है वो आपकी होती है शिफ्ट ऑन बीएल, शिफ्ट ऑन बोर्ड बीएल। अब सर दोनों RFS बीएल और शिफ्ट ऑन बीएल को, आप दोनों ही बीएल को मान लीजिए ऐसी स्थिति आ गई है कि जैसे कोरोना हो गया, अब हम कुरियर नहीं कर पा रहे हैं, बायर को हमें कुरियर करनी होती है ओरिजिनल बीएल, उसके बाद ही बायर वहाँ ओरिजिनल बीएल दिखा के मटेरियल को छुड़ा पाता है। तो मान लीजिए अगर आप नहीं यहाँ से कुरियर कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति आ गई है, तो हमें क्या कराना होता है, फिर बीएल को सरेंडर कराना होता है। उसके कुछ जो बीएल के चार्जेस होते हैं 3 से 4 हज़ार रुपये, वो हमें पे करने होते हैं यहीं शिपिंग लाइन को, लोकल फॉरवर्डर को, और फिर वो उसके बिहाफ पे हमें एक सरेंडर बीएल बना के देते हैं कि भाई ये बीएल हमने सरेंडर कर दी है और इंडिया के पोर्ट पे कर दिया। वहां पे हमें डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं होती है। सरेंडर बीएल कब करना है? जब आपका पेमेंट पूरा आ जाए, उससे पहले सरेंडर बीएल कभी नहीं करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सरेंडर बीएल अगर आपको कोई बायर बोले कि सरेंडर बीएल आप मुझे दे दो फिर मैं पेमेंट करूंगा, तो आप थोड़ा सा संभल के काम करें, फिर आपका पेमेंट फंस सकता है। तो सरेंडर बीएल कब कराई जाएगी? जब आपका पेमेंट आ गया है, उसके बाद ही आपको सरेंडर बीएल करानी है, ठीक है। तो इस तरीके से सीवे एक्सप्रेस बीएल होता है कि जैसे आप ओरिजिनल बीएल बना रहे हैं पर आपको क्या करना है, डायरेक्टली रिलीज करवाना है कार्गो बायर को, ठीक है। तो डायरेक्टली पहले तो आपने ओरिजिनल बनाया, फिर उसको सरेंडर करेंगे और आपको 4,000 रुपये लग गए, तो उससे बढ़िया होता है डायरेक्टली सीवे एक्सप्रेस बीएल बनाई जाए। वो भी कब बनाई जाएगी? जब हमारे पास पूरा पेमेंट आ गया हो। तो एक सीवे एक्सप्रेस बीएल भी एक टाइप होता है, जिसमें एक्सप्रेस बीएल में उस पे ऊपर लिखा होता है बीएल के ऊपर एक्सप्रेस बीएल। इसका मतलब स्कैन कॉपी से ही बायर वहां पे आपका मटेरियल छुड़ा सकता है, उसके लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको सीवे एक्सप्रेस बीएल होती है। एक आपकी एयरवे बीएल होती है जो आपका बाय एयर जाता है, और सीवे बीएल जो होती है वो होती है जो बाय सी जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बीएल होती है। जैसे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट की भी होती है, कई सारी जगह से आपका शिपमेंट गया है, कई अलग अलग वेसल से गया है, तो ट्रांसशिपमेंट बीएल होती है। ट्रांसशिपमेंट पॉइंट से होता हुआ गया है, तो ऐसे मल्टी मॉडल आपकी बीएल होती है।
तो इस टाइप के आपके बीएल के टाइप्स होते हैं। तो बीएल के टाइप्स में मेनली आपका एसओबी बीएल रहता है, ओरिजिनल बीएल होता है। बीएल की कॉपी 5 से 6 कॉपी आपको मिलती है। 3 कॉपी आपको बायर को भेजनी होती है, जो फर्स्ट ओरिजिनल, सेकंड ओरिजिनल, थर्ड ओरिजिनल होती है। तो दोस्तों इस तरीके से बीए, मैं आशा करता हूँ कि आपको बीएल और शिपिंग बिल के बीच का अंतर समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी आपकी कोई क्वेरी है, आपको एक्सपोर्ट शुरू करना है तो कैसे किया जाएगा, सारी कंसल्टेंसी हम प्रोवाइड कराते हैं। और अभी हाल ही में हमने एक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का एक लर्निंग के लिए एक एडवांस कोर्स आपके लिए चलाया है, जो बिल्कुल ऑनलाइन रहेगा। 8 to 10 डेज की क्लासेस रहती है, उसमें आपकी 40 मिनट पर डे की। उसके अंदर आपको कम्प्लीटली एक्सपोर्ट का प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन, कैसे मार्केटिंग की जाएगी, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको डिटेल में हमारी तरफ से उसमें समझाई जाती है, बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट के ऊपर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।